हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझने से पहले मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है, अब दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटा। देखो, जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं, किसी एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और सराउंडिंग में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हमने ये हम बोहर ने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये वाला n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है, n1 n2 n3 इस तरीके से। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप हायर की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ जाते हो, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते हो वहां पे क्या होता जाता है, एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको कई सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगी और वो तीनों फॉर्मूले आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है यहाँ से और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि चल क्या रहा है, कहीं पे कुछ एनर्जी दिखा देगा, कहीं पे कुछ एनर्जी दिखा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी अलग एनर्जी होगी, सेकंड के अंदर अलग एनर्जी होगी, तो फर्स्ट सेल। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला लिखवाते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में फाइंड आउट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं बेटा En is equal to -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखो ये सारा जो डिफरेंस आएगा ये सिर्फ यूनिट्स के बेसिस पे आएगा, किसी न्यूमेरिकल में आपको ये वाली आपको यूनिट देखने को मिल जाएगी, किसी में दूसरे वाली मिल जाएगी, आपको यूनिट्स देख के उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। अब मान लो En इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्या हो सकता है, अगर वो आपको जूल पर एटम में दे तो वो क्या लिखेगा, -21.8 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। अब इस बात को समझो, ठीक है, पर एटम, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है बेटा, स्क्रीनशॉट सभी को लेना है और अपनी नोटबुक में बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख के और तब मेंशन कर देना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे तो वहां कई जगह आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो और हर जगह अलग फॉर्मूला देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एनर्जी का कहीं पे कुछ फॉर्मूला है और कहीं पे कुछ फॉर्मूला है, वो सिर्फ इसलिए फॉर्मूला अलग बना रहे हैं बेटा क्योंकि उसकी यूनिट्स अलग हो जाते हैं, जिस जो भी यूनिट आपकी क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी कि अगर मान लो मैं इस वाले, या अब n क्या है, n की वैल्यूज वेरी करेगी, अगर n क्या कर देते हो आप, फर्स्ट सेल की बात करते हो, देखो अब इसके अंदर बात करते थे तो मैंने क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 कर देते हो आप फॉर्मूले के अंदर तो -13, देखो करते हैं 1 बाय 1, ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं इस चीज को। देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है, और ये लिखते हैं हम किलो जूल पर मोल, ये वाली बात होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हम फर्स्ट सेल के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर वो n फर्स्ट सेल बोलता है तो आपको n1 पुट कर देना है, तो अगर आप 1 पुट करोगे तो En कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 1 पुट करके देखो तो आपका आंसर आएगा -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ओके। और अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या होता, अगर आप n पुट करोगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो En कितना हो जाएगा, -1312 डिवाइडेड बाय n कितना है 2, 2 का स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि n की जगह क्या पुट करना है आपको, 2 का स्केयर कर देना है। अब n इज इक्वल टू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, en इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर। इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, आपका जो भी आंसर आता है आपको वैल्यूज पुट करनी है और आप बताइए आंसर कितना आएगा। जैसे आप मान लो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 2 और 8, -328। ठीक है, अब इसको पुट करोगे, ये 9 से डिवाइड करना है अब हमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -145.8। ठीक है, तो आप वैल्यूज को पुट करते जाओ। देखो बेटा, इसका मतलब पहले जो लेवल की जो एनर्जी है वो कितनी आई, -1312। ठीक है, सेकेंड लेवल की जो आई, यूनिट्स आपको आपने देख ली हैं, यही वाली रहेंगी। ठीक है, सेकेंड लेवल की एनर्जी कितनी आई बेटा, -328। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की जो एनर्जी आई वो कितनी आएगी बेटा, अब आप नेक्स्ट पुट करो, ये आएगी -145। ठीक है, 0.8। अब ध्यान से देखो, अब आप सोच रहे होंगे, मैंने जैसे बताया था कि जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाओगे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। देखो, -1312 छोटी टर्म है एज कंपेयर टू -328। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में जो छोटी टर्म होती है, मतलब नेगेटिव साइन लग गया है, इसलिए 328 -328 बड़ा है एज कंपेयर टू -1312। ये बात हमें पता है। ठीक है, आप मैथ्स वाले बच्चे हो, आप सबको पता होगा कि ये वाली टर्म बड़ी है, इसका मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, इसका मतलब ये हायर एनर्जी है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को देखो, जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो -328 से बड़ा है -145.8, तो आप ऐसे लिख सकते हो -145.8 इज ग्रेटर देन -328। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल कंसेप्ट बना लो कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, सेल्स की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आपसे अभी मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए, आपसे किसी भी सेल का की एनर्जी पूछ सकता है। जैसे आपको मान लो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि क्या एनर्जी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में, थर्ड सेल में प्रेजेंट है, तो क्या एनर्जी होगी। किस में बतानी है, यूनिट्स बताता है आपको, जूल पर एटम में। तो आपको क्या करना है बेटा, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है और एन की जगह क्या रख देना है, 3 लिख देना है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, मतलब जो सेल का जो नंबर बताया है उसने थर्ड बताया है, तो आपको यहाँ पे 3 पुट कर देना है और जस्ट फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है इसी तरीके से, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पुट कर सकता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज प्रेजेंट इन द फोर्थ ऑर्बिट। अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है और आपको बतानी है यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 4 पुट कर देना है। ध्यान रखना, यूनिट्स को ध्यान पे रखते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसका मतलब आपने अभी देखा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं आपकी क्या होती जाती है, एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, सिंपली अगर एक फॉर्मूला और बनता है आपका यहाँ पे, जो हमें यूज करना है, R इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपसे क्या पूछ ले, ऑर्बिट की मतलब साइज पूछता है, यानी कि रेडियस पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला पुट करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू, आपको लिखना है आर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की पूछे तो यहाँ पे 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो आप सिंपली अगर आर एन नहीं लिखना चाहते तो आप आर लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.529। ठीक है, एन स्केयर डिवाइडेड बाय जेड। इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, अब पूछ लेगा रेडियस क्या होगी, ठीक है, उस ऑर्बिट की, अगर इलेक्ट्रॉन क्या किस में प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो आपको एन की जगह क्या कर लेना है, आपको 4 पुट कर देना है। ठीक है, देखो दोबारा से, एन क्या बताता है, ये आर का क्या मतलब है, देखो मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, देन आफ्टर सेकेंड ऑर्बिट, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, अब इस ऑर्बिट की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अलग है,
यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अलग है और यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हो, यानी कि दूर जाते जाते हो न्यूक्लियस से, वैसे वैसे आपका क्या बोल सकते हो आप, रेडियस भी क्या हो जाती है यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो सिंपली जैसे आप फॉर्मूले में पुट करोगे, देखो 1 पुट करोगे हाइड्रोजन के लिए, फोर हाइड्रोजन लिखो बेटा, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको 1 वैल्यू पुट कर दो, तो आर कितना हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, क्योंकि जेड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब अगर फर्स्ट की बात करें तो देखो फर्स्ट यहाँ पे 1 पुट कर दो और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर सेकंड की बात पूछे कि सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, देखो क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, तो आपको जो फॉर्मूला दे रखा है आपको सिर्फ वहां पे एन की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हायर 1 सेकंड थर्ड ऑर्बिट में जाते जाओगे, रेडियस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ से, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में पूछ लेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में पूछ ले, सेकंड ऑर्बिट में पूछ ले, उसमें ये पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड, मान लो मैं पूछ लेती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वो इसमें रिवॉल्व कर रहा है, उस टाइम उसकी जो रिवॉल्यूशन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो आपको क्या लिखना है बेटा, वहां पे आपको वेलोसिटी यानी कि nth ऑर्बिट की किस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है, 2.188 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, और जो ये z डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखो उल्टा समझना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ ये जो यूनिट है वो आपको ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट्स का पूरा ध्यान रखना है इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो बेटा हाइड्रोजन के लिए तो z1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी का, ये बन जाएगा 2.188 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अब देखो ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वेलोसिटी, मतलब देखो ये बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी, इसका मतलब अगर हायर ऑर्बिट में जाते जाओगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, उससे जैसे जैसे दूर जाता जाता है वो क्या करेगा, कम स्पीड से रिवॉल्व करेगा, सिंपल, जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे फर्स्ट की पूछे तो 1 पुट कर देना, सेकंड की पूछे तो यहाँ पे 2 पुट कर देना। इसी तरीके से आपसे किसी भी ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की आपसे क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो आपसे कुछ भी पूछे आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट बनता है वो आता है हमारा, जैसे हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम के बारे में, वो अब इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें आती है बेटा। देखो अब देखो मैंने क्या बात की, देखो अभी हम है ना थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं चीजों को और जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने अभी पढ़ा कि अगर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो हम अजम्पशन के तौर पे लगा लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है इतनी एनर्जी, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसकी 10 थी, ये 30 था, ये 40 था, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था बेटा 50 में, ये वाले मान लेते हैं इसकी एनर्जी क्या है 50 जूल। ठीक है, तो देखो ये एनर्जी, यहाँ पे अलग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ पे अलग एनर्जी है और यहाँ पे अलग एनर्जी है। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, देखो अगर मान लो हम इस सब्सटेंस को, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसको मैंने इलेक्ट्रिकली क्या करवा दिया, चार्ज करवा दिया, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में लेके, तो आप क्या करवाते हो, आप क्या जब मान लो उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, हाई इलेक्ट्रिसिटी के उसमें लेके जाते हो, तो पता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, देखो आपको क्या पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, जब आप इसको हीट करवा देते हो ना, यानी कि जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो इसके अंदर, तो ये क्या कर
कर देता है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जंप कर जाता है। क्या करता है? हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला गया है, ये इस वाले ऑर्बिट के अंदर चला गया है। ठीक है, देखो जब भी किसी सब्सटेंस को आप क्या करवाते हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज करवा देते हो, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो आप क्या करवाओगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे लेवल में चला जाएगा। जैसे मान लो ये कौन से लेवल में चला गया, फोर्थ लेवल में चला गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस में कि सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट है। ऐसा ही हो सकता है कि दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है वो कौन से ऑर्बिट में चला गया हो सकता है वो 6th ऑर्बिट के अंदर चला गया हो इलेक्ट्रॉन, उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके वो 6th ऑर्बिट में चला गया हो। तो सिंपल सी बात समझो कि हर एक ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। तो इसकी पहले वाले की 10, 30, 40 एंड 50 इस तरीके से। अब देखो बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट से जंप करके इस वाले ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, जैसे 50 वाले और ये वाले 4th वाले ऑर्बिट से जैसे 1st वाले ऑर्बिट पे आ जाए, तो एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ देखो, इसकी एनर्जी ज्यादा है और उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, वो एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पे तभी बैठ सकता है जब उसके पास क्या होंगी, 10 जूल एनर्जी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब वो क्या करेगा, 40 जूल एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, यानी कि एमिट कर देगा। ठीक है, एक तो होता है देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों गई, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब ये वापिस आ रहे हैं, तो अब जब वापिस आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हायर लेवल से नीचे की तरफ आते हैं, तो उससे क्या बनता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। उससे क्या बनता है बेटा, हमने पहले बात की है इसके बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहाँ पे इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे आते टाइम उसने 40 जूल की एनर्जी को लूज कर दिया है। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग 40 जूल के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक कलरफुल लाइन मिलेगी, एक लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अब हो सकता है, अब दूसरा भी बात करते हैं उसी के एटम। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे सब्सटेंस में सिर्फ एक ही एटम है, हमें पता है कि एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाला जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है या फिर सेकंड के अंदर ही जंप करे। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये कितनी एनर्जी लूज करे, 30 जूल। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसने 30 जूल की एनर्जी एमिट की है, तो इसकी भी क्या मिल जाएगी, एक हमें लाइन मिल जाएगी स्पेक्ट्रम के अंदर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि जो भी जितनी भी अमाउंट की एनर्जी को क्या करते जाते हैं, ये लूज करते जाते हैं, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रम में लाइन ऑब्जर्व होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा देखा, तो हमने देखा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइंस प्रेजेंट हैं। देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट लाइंस आई कैसे, क्यों आई है बेटा, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहे हैं और कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, यानी कि एमिट कर रहे हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम में लाइन अपीयर हो जाती है। ठीक है, इसी से मैंने सिखाया था कि जो स्टार्टिंग जिसकी वेवलेंथ कम होती है उनको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, फिर आती है हमारी बाल्मर सीरीज। ठीक है, और फिर आती है हमारी बाल्मर सीरीज, और ये होती है हमारी पास्कन पास्कन सीरीज। ठीक है, और फिर हमारी ब्रैकेट, और फिर क्या आती है हमारी पी फंड। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी, पी फंड। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब ये लाइंस आई कैसे, वो मैंने आपको बताया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन अपीयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें इनको नाम दिया गया, फिर लाइमन, बाल्मर, जो भी जिस भी रीजन में स्टार्टिंग वाली वेवलेंथ की हायर वेवलेंथ, उनको लाइमन का नाम दिया, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और फी फंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो डिफरेंट लाइंस आ जाती हैं। अब जो ये डिफरेंट लाइंस आई, मैंने ये बताया बेटा कि इनकी क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो हमें क्या किया, हमने क्या किया, इसका मतलब ये जो एनर्जी निकली है कैसे निकली है, आपने कैसे किया बेटा, 50 - 10। ठीक है, आपने कैसे फाइंड आउट किया कि जो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी थी और इसकी जो एनर्जी थी उनका माइनस कर दिया, वो आ गया आपका 40, और आपने बोला कि 40 जूल के कोरस्पॉन्डिंग हमें एमिशन लाइन मिल गई, यानी कि जो यहाँ पे जो मिलते हैं वो 40 जूल के कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब आपने कैसे फाइंड आउट किया कि जो nth एनर्जी लेवल है,
ठीक है, जैसे मान लो मैं उसको En2 बोल देती हूँ, उसमें से क्या माइनस कर दिया, En1, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ मिलती है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लाइन मिलती है, ठीक है। तो En2, तो हायर एनर्जी वाले में से आपने लोअर एनर्जी वाले लेवल को क्या करवा दिया, आपने माइनस करवा दिया, ठीक है। तो ये वाला हमारे यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब जो लाइंस आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं, उनकी एनर्जी En माइनस हायर एनर्जी ऑर्बिट की, जो जिस भी ऑर्बिट में आ रहा है, जिस भी ऑर्बिट में आ रहा है उसकी कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो 5th ऑर्बिट से आ रहा है तो यहाँ पे 5th कर देते, ठीक है, और जिसमें आ रहा है उसमें से माइनस कर देते, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, जब इस सारे फिनोमिना को समझा गया तो क्या फॉर्मूला बना, एक नया फॉर्मूला बना कि मान लो, अब देखो मैंने क्या बताया, देखो लाइमन सीरीज कब बनी, अब बात करते हैं। देखो अब मैंने बताया कि मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, वो ऑर्बिट है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस तरीके से है ना। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो ये मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और फोर्थ सेल है। अब ये क्या हो गया हमारा 5th, और क्या हो गया हमारा 6th। अब देखो इस बात को समझो बेटा, जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो 5th में जाके बैठ गया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से नीचे आना चाहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, जैसे इस तरीके से आते हैं, ये वाला, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उससे जो एनर्जी का जो बना वो बनती है हमारी लाइमन सीरीज। देखो ये बनती है लाइमन, जो कि वेवलेंथ ज्यादा आती है जिसकी, ठीक है, तो ये क्या बना हमारा लाइमन सीरीज। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा बाल्मर सीरीज, यानी कि ये वाला, फिर उसमें से ये माइनस कर, ये वाला, यानी सॉरी ये गलत लिखा गया भाई, देखो सेकंड, फर्स्ट में कर दिया ना, सेकंड में लिखा जाएगा ना ये वाला, देखो दोबारा से करते हैं, ये वाला। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि वो फर्स्ट में ही जंप करे, हो सकता है कि वो सेकंड में जंप करें। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से कौन से ऑर्बिट में जंप करते हैं, सेकंड में जंप करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनती है बेटा, उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। देखो बाल्मर सीरीज। अब नेक्स्ट आता है हमारा पास्कन सीरीज, तो ये वाला, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा अगर थर्ड में, तो देखो अगर फर्स्ट में आ रही है तो लाइमन सीरीज, सेकंड में आ रहे हैं तो बाल्मर सीरीज, उसके बाद थर्ड में आ रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, पास्कल सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अगर आते हैं, तो इस तरीके से हमारा देखो ये इसका कुछ ना कुछ कोरस्पॉन्डिंग लाइंस मिलेंगी हमें, है ना, क्योंकि उसने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ये वाले भी कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएंगी, लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला निकल के आया यहाँ से कि अगर हम क्या करवा दें, देखो अब रेडबर्ग फॉर्मूला, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया कि अगर मान लो हमें वेव नंबर्स की फॉर्म में, ये क्या लिखा गया, म्यू बार, वेव नंबर क्या होता है बेटा, 1/λ, ये ध्यान रखना, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, ठीक है। अब क्या देखा गया कि म्यू बार क्या मिलेगा हमें, RH, यानी कि हमें इन लाइंस की, जैसे इस लाइन की अगर मुझे क्या निकालनी पड़े, मुझे वेव लेंथ निकालनी पड़े, या फिर इस लाइन का वेव नंबर हमें फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू बार इज इक्वल टू RH 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। अब इस चीज को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको चीजें समझनी है। देखो ये क्या है, अब इस बात को समझो कि ये तो है जिस ऑर्बिट के अंदर आ रही है, ठीक है, देखो यहाँ से और इस वाले ऑर्बिट के अंदर आ रही है, लाइमन के लिए ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, बाल्मर के लिए कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो लाइमन सीरीज देखो, जैसे लाइमन की बात करते हैं हम, किस करवाते हैं, लाइमन की सीरीज की बात करवाते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू बार इज इक्वल टू RH, ठीक है, 1 बाय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 की जगह आप क्या पुट करोगे 1, और 1/N2
N2 का स्क्वायर। अब इस बात को समझो बेटा, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। N2 का मतलब जिस भी ऑर्बिट से आया, अगर वो सेकंड से भी आ सकता है, ठीक है, वो थर्ड से भी आ सकता है, वो फोर्थ से भी आ सकता है, वो फिफ्थ से भी आ सकता है, वो सिक्स्थ से भी आ सकता है, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वेव नंबर पता चल जाएगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से किसमें जंप किया है, फर्स्ट के अंदर जंप किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो फर्स्ट, ठीक है, और कहाँ से जंप किया है, सिक्स से, यहाँ पे आपको सिक्स लिख देना है, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, म्यू बार, यानी कि उसकी आप वेव नंबर निकाल सकते हो। अब आर एच को समझो, आर एच क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई वो कांस्टेंट आई। आर एच की वैल्यू कितनी आई, ये आपको याद कर लेनी है बेटा, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये किसमें है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। इस चैप्टर में यूनिट्स का बड़ा रोल रहेगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से देख के लिखनी है कि आपको कहाँ पे कौन सी यूनिट दी गई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, आर एच लिख दोगे, ठीक है, आर एच की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। तो और आप क्या कर सकते हो उसके कोरस्पॉन्डिंग, अब आपसे पूछेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। देखो ये लाइमन के लिए हो गया। अब अगर हमें बाल्मर सीरीज के लिए निकालना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, N1 की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। चलो अगर हम ये फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू बार इज इक्वल टू आर एच, ठीक है, 1 बाय, अब ये N1 की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, यानी कि N2 कौन सा हो जाएगा, जिस भी ऑर्बिट से वो आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, और हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं इस तरीके से, और आर एच की वैल्यू। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई मतलब बाल्मर सीरीज में लाई करता है या फिर उसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बताएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर सिंपल ऐसे दे दे कि यहाँ पे N2, अगर बाल्मर बोल दिया ना उसने, तो आपको N1 की वैल्यू क्या पुट कर देनी है बेटा, ऑटोमेटिकली 2 पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे आपका हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल पे क्या करता है, जंप करता है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। तो हमें इतनी बात का पता होना चाहिए कि उससे हम क्या करवा सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से हम डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो लाइमन सीरीज होती है, देखो, अब देखो, यूवी, लाइमन, लाइमन, फिर आएगा हमारा बाल्मर, ठीक है, फिर पास्कन, ठीक है। अब आपसे पूछे बेटा, देखो अब हमारा लाइमन के बारे में बात कर ली मैंने, बाल्मर के बारे में बात कर ली, और पास्कन के बारे में बात करते हैं। तो अब ध्यान से देखना है, पास्कन में क्या कर दोगे, देखो अब हो जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए, आर एच डिवाइडेड बाय 1 बाय, अब यहाँ पे 3 पुट कर देना है। पास्कन का मतलब क्या है, देखो हमने पहले भी बात की है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर जंप करे, तो वो कौन सी सीरीज बनाएंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्कन सीरीज बनाते हैं, ठीक है। अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो बेटा, जो लाइमन सीरीज होती है ना, जो लाइमन सीरीज होती है, वो कौन से रीजन में लाई करती है, वो लाई करती है यूवी विजिबल, यूवी रीजन के अंदर। कौन से रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। बाल्मर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो वेवलेंथ के हिसाब से हमें बताना होता है ना, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो लाइमन सीरीज की जो लाइंस हैं, वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हमारी जो पहले वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, वो हमारी करती हैं यूवी रीजन में लाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बाल कौन सा स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा,
बाल्मर सीरीज वाला जो पोर्शन है हमारा वो किस में लाई करेगा, विजिबल रीजन में लाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, यानी कि पासकन सीरीज की। ठीक है, ये सारी हमारी किस में लाई करेंगी, IR रीजन के अंदर, सारी की सारी, जैसे कि पासकन हो गया हमारा, ब्रैकेट हो गया, अब देखो लिख सकते हैं हम लाइमन, बाल्मर, पासकन और ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, ये हमारी किसके अंदर लाई करेंगे बेटा, ये हमारी करेंगी IR के अंदर लाई करेंगी। ठीक है, तो आपसे बहुत, मैंने फिर से बताती हूँ बेटा, ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है ना, ये बात को कुछ और तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो हमें पता है ना कि जैसे यूवी से जब आप IR की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है ना बेटा, तो पी फंड वालों की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे इस सारी चीजों को सॉल्व। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, और आपको सारे क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। ठीक है, बहुत देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लगाने हैं। एनर्जी के लिए आपको क्या लिखना है, एच न्यू। एनर्जी के लिए क्या यूज कर लेना है, एच न्यू का फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब जो एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का। किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का 3-4 क्वेश्चन हैं इसके जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर हैं। ठीक है, कैसे पूछेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन, कोई मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए भाई हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उसके एनर्जी लेवल से कंप्लीटली रिमूव करवा देना, यानी कि इसको निकाल के, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में भेज देना, बल्कि इसको रिमूव करवा देना। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा, आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको रिमूव करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ऐसे मान सकते हैं ना कि इस इलेक्ट्रॉन को आप इनफाइनाइट वाले एनर्जी लेवल पे भेज रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट एनर्जी, इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, E1, यहाँ पे जो भी आएगी, आपका फॉर्मूला बता रखा है एनर्जी के, बहुत सारे फॉर्मूले तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, ये वाले फॉर्मूलेज खूब सारे। ठीक है, ये आपको मैंने बोला भी है कि आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे किसी भी एनर्जी लेवल का, जैसे कि 1 के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं इनमें से किसी में भी। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा, तो क्या है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी होती है तो कैसे निकलती है बेटा, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब आपको इतनी एनर्जी, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कब जंप करेगा, जब उसको इतनी एनर्जी, देखो मैंने ऐसे बताया था कि मान लो इसके पास 10 जूल है, इसके पास 30 जूल एनर्जी है और इसके पास मान लो 40 जूल एनर्जी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है तो तभी जा पाएगा बेटा जब उसको इतनी एनर्जी और मिले, यानी कि 40 - 10 यानी कि 30 एक्स्ट्रा मिले, तभी वो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल एक पहले वाली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था ये वाला कंसेप्ट कि कैसे होता है। जब तक उसको 30 नहीं मिलेगा ना तब तक वो जंप नहीं करेगा, और अब 30 कैसे दोगे, तो इसी तरीके से अगर मान लो उसको 70 वाले रीजन में जाना है, ठीक है, 70 जूल वाले में, तो आपको क्या लिखते हो कि 70 - 10, यानी कि उस वाले एनर्जी में से इस वाले के माइनस करके देख लो, आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 60 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि जब इसको हम 60 जूल एनर्जी देंगे ना, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां पे जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो बेटा, हायर वाले में से लोअर का डिफरेंस देख लेते हो कि इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है, उनका जो गैप है, उसको उतनी एनर्जी अगर हम दे देंगे तो वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसके पास 10 रुपए हैं, तो ये 70 वाले प्लेस पे कब जाएगा, जब उसको 60 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे है। तो एनर्जी मैंने अभी बोला आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आप बिल्कुल रिमूव करवाओ, यानी कि आप ऐसे बोल दो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे लेके जाओ। ठीक है, तो मान लेते हैं, एजम्पशन लगा लेते हैं कि ये इनफाइनाइट वाला है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट वाले का और E1 वाले का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल लेंगे हम। ठीक है, समझो इस चीज को। तो इनफाइनाइट
वाले में से आप E1 यानी कि फर्स्ट में है तो फर्स्ट वाले की, E2 में होता तो 2 वाला, En लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, कि इन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इस वाले फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो शायद हैं मेरे हिसाब से, जहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन की, तो निकाल देना बेटा। आप यहाँ पे इनफाइनाइट वाली में से, ठीक है, और यहाँ पे 1 वाले का फॉर्मूला पुट करना और आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये 0 आएगी, इनफाइनाइट कितनी आएगी, देखो फॉर्मूले में पुट करके देखोगे ना तो वो 0 आएगी। कैसे, अब ये क्वेश्चन में हो सकता है दिमाग के अंदर कि कैसे आएगी 0, देखो यहाँ पे अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, किसी चीज को आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कर सकते हो बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर किया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इससे रिलेटेड ढेर सारे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे, खूब सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, आपको सारे करके देखने हैं। कर लोगे बेटा? हाँ जी, थम्स अप दे सकते हो बेटा। ठीक है, अनुराग, आर्यन, हेमंत, कुणाल, कृष्मा, हाँ जी, तनु। जो थम्स अप नहीं देगा वो मतलब गेम खेल रहा है ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि क्लास में प्रेजेंट नहीं है और कुछ और ही चला रहे हैं। ठीक है, जिसका थम्स अप आएगा मैं उसको कंसीडर करके चलूंगी। चलो, ठीक है बेटा, डन। आज आपको ये सारा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे। जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा है ना, प्लीज वो है ना क्वेश्चंस जरूर लगा के देखना बेटा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जरूर सोल्व होंगे यहाँ से। और अगर डॉक्टर वगैरह बनना है या फिर इंजीनियर बनना है तो क्लास स्किप मत किया करो बेटा।